जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस है। हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव देख लिया था। अब हम लोग ये समझते हैं कि इंट्रागेटिव है क्या। तो अब हम इसमें देखेंगे इंट्रागेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न के बारे में जिक्र किया जाए, वो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यह कह सकते हैं, जैसे मैं ये कहा कि आप क्या करते हो। मतलब मैं ये कहा कि आप क्या करते हो। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा है, आप क्या करते हो। अब हमको सबसे बड़ी बात तो ये, हमारा जो है पूरे वाक्य में जो काम करे, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है। अब करते हो ये तो हमारा हो गया है, वर्ब हो गया। अब यहाँ पर जो ये क्या है, अब इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया ना कि आप क्या करते हो, तो इसमें प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्नवाचक शब्द है। इसी के बेस पर, इसी के ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्यों में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब कैसे जानेंगे, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की क्रिया हो रही हो, उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमको यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की क्रिया हो रही हो, उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या हैं? प्रश्नवाचक शब्द इंट्रागेटिव वर्ड। अब जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, होम, होम, which, how, when, आदि हम कर सकते हैं। मतलब ETC। व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, होम, विच, हाउ, व्हेन आदि, मतलब और भी हैं। तो इन सभी, ये सब हमारे, जैसे अगर ऐसा वाक्य जिसमें ये सब आ जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम इसको एक दिन पूरा लिखा देंगे, कितने होते हैं एक एक को ढूंढ के पूरा लिखा देंगे। आज यहाँ तक है, लिखा देंगे पूरा। चलिए इसका हम लोग वो देखते हैं, रूल्स। नोट नंबर 1।
चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव में जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, और एक होता है जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बाद में आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले अगर आ जाए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर वो पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिखकर मतलब नहीं लिखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देना, अब जैसे प्रश्नवाचक का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, तो हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो फार्मूला इसका होगा, ठीक, इसका फार्मूला ये होगा भैया कि पहले हमारा जो होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या डज। अब डू कहाँ लगता है? डू बहुवचनकर्ता के साथ लगता है, और डज कहाँ लगता है? एक वचनकर्ता के साथ लगता है। फिर अब इसके बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर अगर नाट है, उस वाक्य में नाट आया है तो नाट लगाएंगे, अन्यथा नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। नाट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ एक चीज हम और जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी जोड़ सकते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ देखिए हमारा फार्मूला तैयार हो गया। हम फार्मूले के आधार पर एक अभी प्रश्न करते हैं। जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ती है? अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि जो ये क्या है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसी के माध्यम से जो हमारा ये है, क्या पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब मैंने यहाँ पहले बताया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ देखिए फार्मूला पूरा मतलब लिख दिया है कि जो इसका जो सांचा होगा, ये स्ट्रक्चर मैंने ये फार्मूला बना दिया है कि इसी के आधार पे होगा। तो पहले अगर जब प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया है, सबसे पहले आ गया है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसकी अंग्रेजी न लिख करके हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। क्यों? अब मैंने आपको बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम सब्जेक्ट, अगर हमारा एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करते हैं, अगर हमारा बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वह सब्जेक्ट जो हमारा है वह है, तो हम इसके माध्यम से डज लगाएंगे। डज, फिर क्या है, डू या डज, तो डज लगा दिए। अब फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब यहाँ फिर आगे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ती है, ही मतलब भी होता है, सी मतलब भी होता है। ही मेल के लिए होता है, सी
फीमेल के लिए होता। अगर यहाँ पढ़ता है आता तो हम यहाँ ही लगाते फिर इसके लिए। अब यहाँ सी लगेगा, डज सी, फिर इसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, फिर इसके बाद क्या है, वर्ब का पहला रूप। अच्छा ठीक है, वर्ब क्या है, अब पढ़ना, रीड, रीड क्या पढ़ती है, अब इससे पूछेंगे क्या पढ़ती है, रीड द बुक, रीड द बुक। अब यहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए मैंने इसी फार्मूले के आधार पर इसको हल कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फार्मूला सबसे ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, वो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, अगर जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। डू कहाँ लगेगा, बहुवचन के साथ। डज कहाँ लगेगा, एक वचन के साथ। सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट अगर वाक्य में नॉट है, मतलब नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी अगर कोई और चीज़ें हैं उसमें लिखेंगे, नहीं तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये हो गया इस प्रकार से हमारा। जब अब अगर जैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, ये हमारा तो पहला हो गया। अगर जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ जाएगा, ये तो अगर जैसे ये अभी मैंने बताया कि जब पहले आ जाएगा तो उसके लिए ये फार्मूला था। अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि अगर जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ये ध्यान देना। अब इसका फार्मूला जो होगा, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। इसका फार्मूला होगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो मैंने जो पढ़ाया है कि अगर जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो सेम वही फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज। अब आपको मालूम है डू कहाँ लगाना है, डू बहुवचन के साथ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, एक वचन के साथ लगाना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हम इस पे भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, बस दो चीज़ें हमको ध्यान देनी है। अगर हम जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है, वो वाला अगर हम लोग जान जाएंगे, तो जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख करके सेम फार्मूला हम वहाँ पे रख देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे राधा गीत क्यों नहीं गाती है, राधा गीत क्यों नहीं गाती है। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि जो ये प्रश्न देखिए, यहाँ इस
यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें कहा गया कि राधा गीत क्यों नहीं गाती है, और ये जो नहीं है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हटा देंगे, इसमें नॉट का वो नहीं बताए हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। नॉट अगर रहेगा तो लगा सकते हैं। अब यहाँ राधा गीत क्यों नहीं गाती है, तो सबसे पहले जब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं वाई। वाई, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अब राधा एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन राधा, फिर इसके बाद क्या लगेगा डज, वाई डज, फिर राधा, वाई डज राधा, फिर क्या है नॉट, नॉट गाते हैं, सिंग अ सॉन्ग। ठीक, अब यहाँ ये देखिए हमने इसी फार्मूले के आधार पर पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ है, फिर इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब राधा एक वचन है इसलिए हम लोगों ने डज का प्रयोग किया है, और इसके बाद फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, नॉट, फिर सिंग अ सॉन्ग। अब इसी के माध्यम से हम लोगों ने इसको हल किया है, इस फार्मूले के आधार पर हम लोगों ने इसको हल किया है। तो ये समझिए हम लोगों, अब हम लोग 2-4 प्रश्न इस पर कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को इसमें दिक्कत ना हो। फार्मूला 2 मैंने बताया, एक फार्मूला यहाँ लिखा हूँ क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, डू कब लगेगा एक बहुवचनकर्ता के साथ, डज कब लगेगा एक वचनकर्ता के साथ, फिर सब्जेक्ट है, फिर धन नॉट है, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट etc। चलिए हम लोग 4-6 मतलब अनुवाद कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना आए। जैसे रमेश अपने गांव में क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब यहाँ ध्यान देना, रमेश अपने गांव में क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ये ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, ये है, ये हमको मिल गया, कहाँ मिल गया प्रश्नवाचक शब्द मिल गया, ये देखिए। अब प्रश्नवाचक शब्द मिल गया, जब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों है, तो पहले वाई, फिर इसके बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, रमेश एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है, वाई डज रमेश, वाई डज रमेश। अब क्या होगा रमेश के बाद नॉट, हाँ है तो नॉट लगा देंगे, अगर नॉट नहीं होता तो नहीं लगाते। जैसे रमेश अपने गांव में क्रिकेट, अगर ये नहीं हटा देंगे तो क्यों खेलता है, तो अगर नहीं है तो लगाएंगे वाई डज रमेश नॉट प्ले, वर्ब का पहला रूप प्ले, क्या खेलता है प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। अब कहाँ खेलता है, इन हिज विलेज, इन हिज विलेज। अब यहाँ ध्यान देना कि मतलब अब
पहले हम इनसे अब हम थोड़ा इसको फिर से समझते हैं अच्छे से कि सब्जेक्ट कैसे हमें पता चला, ऑब्जेक्ट कैसे पता चला। रमेश जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है, ध्यान देना हमेशा, जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है। जैसे रमेश यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। अब रमेश से पूछेंगे क्या कर रहे हो तुम, रमेश से हम क्या पूछेंगे, क्या कर रहे हो तुम, तो रमेश बोलता भैया हम खेल रहे हैं। क्या बोला कि हम खेल रहे हैं। अच्छा खेलते, वो बोला कि खेलते हैं, रमेश खेलता है। अब इनसे अब इनको छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या खेलते हो, तो तब पता चला भैया हम क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलते हो, चलो ठीक है, कहाँ खेलते हो। तब अब इनसे पूछेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, अब इनसे पूछेंगे कहाँ खेलते हो, तब ये बताएं भैया कि हम अपने गांव में खेलते हैं। समझ में आया कि नहीं। हम इनसे पहले पूछे, ये जो पूरे वाक्य में काम करें सब्जेक्ट होता है। अब फिर इसके बाद इनसे कहेंगे कि क्या क्रिया कर रहे हो, कहते हैं खेलता है, मतलब रमेश खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब इनसे जब पूछेंगे क्या खेलता है, मतलब क्या खेलता है, इनसे जब प्रश्न पूछेंगे तो ये कहें भैया क्रिकेट खेलता है। तब इनके पास जाएंगे कि तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ क्रिकेट खेलते हो, ये बोले भैया हम अपने गाँव खेलते हैं क्रिकेट। तो इसमें जो पूरा वाक्य दिया है, एक एक कड़ियों से, एक एक शब्दों से सब जुड़े हुए हैं। इनसे पूछे तो ये आए, इनसे पूछे तो ये आए, अब जब इनसे पूछे तो ये आ गए हैं। और ये जो हैं इनसे तो प्रश्न पूछा गया है, जो पूरे वाक्य में प्रश्न पूछा गया। अब इनका योगदान ये है कि पूरा कमोय नष्ट कर देते हैं, मतलब नहीं खेलते हैं, नहीं खेलता है, पूरा काम गड़बड़ कर दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं और हम लोग। जैसे क्या वे सब बाग में आम नहीं तोड़ते हैं। क्या वे सब बाग में आम नहीं तोड़ते हैं। अब यहाँ देखो कि हम बताए थे कि जब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसके अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब किसके माध्यम से लगेगा, हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डस का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ये बताओ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, बहुवचन है। वे सब बहुवचन है भैया, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर डू दे। अगर नाट है लगा ही दे, फिर झम से का दिक्कत है, डू दे नाट लग द का तोड़ते हैं, लग द मैंगो। का तोड़ते हैं, आम तोड़ते हैं भैया। अब इन आम तो तोड़ते हैं, कहाँ तोड़ते हैं, इन द गार्डन। कहाँ तोड़ते हैं, बगीचे मतलब बाग में। इन द गार्डन। ठीक, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस तरीके से अभी जैसे मैंने बताया आपको, इसी तरीके से कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ये समझ लो कि अगर जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर बीच में आएगा तो
पहले क्वेश्चन वर्ड फिर सेम कंडीशन ऐसे लगा देंगे, उतार देंगे। ये हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म। तो हम लोग कल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चालू करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या है उसको समझेंगे, जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।